हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस फॉर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025। तो आपका पहला क्वेश्चन आज का क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन नॉवलिस्ट एंड जर्नलिस्ट इज द पार्ट ऑफ अ 5-member जूरी फॉर द 2026 इंटरनेशनल बुकर प्राइज? नताशा ब्राउन, किरण देसाई, नीलंजना एस रॉय और रजनी चौहान। तो आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर चूज करना था कि कौन सी ऐसे नॉवलिस्ट है जो कि अभी 5 मेंबर की जूरी जो कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए होती है, उनमें से 2026 की जूरी का पार्ट है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, करंट अफेयर का क्वेश्चन था, न्यूज़पेपर में भी ये पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। ठीक है, दैट इज नीलंजना एस रॉय जो है करंटली सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी इंडियन नॉवलिस्ट है और जर्नलिस्ट है जो 2026 की इंटरनेशनल बुकर प्राइज की जूरी का पार्ट है। अब एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ। एक हमारे पास इंटरनेशनल बुकर प्राइज होता है, एक हमारे पास बुकर प्राइज होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, बुकर प्राइज वो प्राइज होता है जो कि अब सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश नॉवेल्स को लेकर है। ठीक है, इंग्लिश नॉवेल्स को लेकर है। अब हम इंटरनेशनल बुकर प्राइज की जब बात कर रहे हैं, वो ऐसी किताबें हैं जो इंटरनेशनल बुक्स हैं जिनकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में की गई है। ठीक है, ट्रांसलेशन इंग्लिश के अंदर की गई है। एंड सबसे इंपॉर्टेंटली जो अब इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, ये साल 2004 में शुरू किया गया था। ठीक है, ब्रिटेन के अंदर ही। एंड आपको इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतने के लिए स्पेसिफिकली जो आपने बुक ट्रांसलेट की है, या तो वो आयरलैंड के अंदर या फिर वो ब्रिटेन के अंदर पब्लिश होनी चाहिए। एंड कैश रिवॉर्ड अगर मैं आपको बताऊं तो 50,000 यूरोस मिलता है। ठीक है, पाउंड जैसे जिसको हम यूरोस बोलते हैं, यूरोस जो है डॉलर लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, यूरोस मिलता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। देन अगेन एक डायरेक्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस प्लस लक्ष्मीकांत का कुछ एस्पेक्ट टच करता है, क्योंकि एक टेबल आपको लक्ष्मीकांत के अंदर दिया गया है, डायरेक्टली उसी से ही क्वेश्चन पूछा गया है। बट एक चीज़ इसमें यहाँ पर ऑप्शन से बिल्कुल श्योर है, जो सबको पता होता है, मेजरली ड्राफ्टिंग कमेटी से रिलेटेड, एंड दैट इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, अब यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा उल्टे पुल्टे दिए गए। अदरवाइज आप देखोगे कि जब भी आपके ये कोड चूज करने के लिए जनरली दो ऐसे चीज़ें होती हैं, जैसे कि दो ऐसे नंबर्स होते हैं मैच करने के लिए जो इनिशियली आपको दिए गए थे, बट यहाँ पर 2, 1, 4 तीनों दिए गए हैं। नंबर 3 का तो ऑब्वियसली बात है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी। बट अब यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, बेसिकली यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी जो कि एक मेजर लीडिंग रोल था, वो किसको दिया गया था? यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो उसका पार्ट नहीं थे। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जो है, ही वॉज अ पार्ट ऑफ इट। तो यहाँ पर 4 नंबर अगर आपको एक एटलीस्ट एक्स्ट्रा पता लगती होती है, आपने पढ़ा होता है इसके बारे में, थोड़ा सा आइडिया लिया होता, तो आप करेक्ट आंसर यहाँ पे इजीली मार्क कर सकते थे। 4132 इज द करेक्ट कोड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है कि ड्राफ्टिंग कमेटी को लीड कर रहे थे डॉक्टर अंबेडकर, देन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, देन यूनियन पावर्स कमेटी जो जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि यहाँ पर आप इसको ऑपरेशन पोलो से याद कर सकते हो। ठीक है, लॉ पुरुष बोलते हैं ना हम इनको, ऑपरेशन पोलो, या फिर इवन की हमारी जो आप कह सकते हो कि प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनको इंटीग्रेट करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। देन एडवाइजरी कमेटी माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल्स एंड फंडामेंटल राइट्स के लिए ऑब्वियस सी बात है सरदार वल्लभ भाई पटेल उसका पार्ट थे। देन फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी जो थी, उसके जो लीडिंग पर्सन जो थे, ठीक है, जिसको चेयर किया था वो जेबी कृपलानी जी ने किया था। माइनॉरिटीज की जो सब कमेटी है एच सी मुखर्जी है। गोपीनाथ बरदोलोई जो थे वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर कमेटी सबकी यहाँ पे बात करते हैं। देन रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देन फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड देन अब यहाँ पर कमिश्नर्स प्रोविंसेस के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, एंड देन हाउस कमेटी के लिए यहाँ पे पत्ताभी सिद्धारमैया थे, एंड फ्लैग कमेटी के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगेन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो इस टेबल को याद कर लेना। देन कंसिडर द फॉलोइंग एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जवाहर रोजगार योजना, डेवलपमेंट ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पर ना इसको याद करने का एक सिंपल तरीका यही था, करेक्ट आंसर के अकॉर्डिंग मैं आपको भी समझाती भी हूँ। आइदर या तो नंबर 3 पहले आएगा या आइदर नंबर 4 पहले आएगा, 1 और 2 तो इन एनी केस नहीं आ सकते, है ना। तो अब अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन पहले आता है ना, आप अपने दिमाग में थोड़ा सा ना सोचिए कि अगर हम रूरल डेवलपमेंट की ही यहाँ पर बात कर रहे हैं, है ना, रोजगार प्रोवाइड की, यानी कि जवाहर रोजगार योजना की जब हम बात कर रहे हैं, तो या इवन की रोजगार प्रोवाइड किया जा रहा है कहाँ पर? जनरली रूरल एरियाज की प्रमोशन के लिए, है ना। तो आप इनिशियली जब कोई गवर्नमेंट को सेट करते हो तो आप कहाँ से? ग्रास रूट लेवल से काम करना शुरू करोगे, है ना। ग्रास रूट लेवल से शुरू करोगे तो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है आपका इंटीग्रेटेड तरीके से उसको शुरू करोगे। देन उसके बाद नेशनल लेवल पे आप काम करना शुरू करोगे। नेशनल लेवल के बाद आप यहाँ पे विमेन एंड चिल्ड्रन के ऊपर रूरल एरियाज की डेवलपमेंट की बात करोगे। देन जवाहर रोजगार योजना आपकी आएगी एंड के अंदर। ठीक है, तो हमारा करेक्ट कोड क्या बनता है? 3, 4, देन 2 एंड 1, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो
तो अब थोड़ा डिटेल में आंसर देख लेते हैं। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1978 के अंदर लॉन्च किया गया था, इंडिया का सबसे अर्लीस्ट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स के अंदर। अब इसका क्या था कि इनकम बढ़ाना है रूरल पीपल का, पुअर पीपल का, कैसे कि हमें बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडीज ओपन करनी चाहिए। एंड माइंड इट, उस टाइम पे हम एलपीजी रिफॉर्म्स के अंडर भी नहीं गए थे, तो यहाँ पर फार्मर्स के ऊपर, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन था। एंड रूरल वुमेन जो है उनकी डेवलपमेंट एंड इवन आर्टिजन्स की जब हम बात कर रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट की बात सरकार कर रही थी। अलॉन्ग विद दैट नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 1980s में हुआ था। अब IRDP के बाद में इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया ताकि एम्प्लॉयमेंट फॉर द रूरल अनएम्प्लॉयड किया जा सके। ठीक है, अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं ऑलरेडी, पहले वाला जो प्रोग्राम है उसके बाद जो लोग अब अनएम्प्लॉयड रह गए हैं, उनकी धीरे धीरे सशक्तिकरण हो सके। अब क्या था कि ड्यूरेबल कम्युनिटी बनानी है, जैसे कि रोड्स बनानी है, सॉइल बनाने हैं, ठीक है, कंजर्वेशन वर्क्स, इरिगेशन फैसिलिटीज को लेट करने के लिए, बनाने के लिए ये बनाया गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ने 50-50 का रेशियो इसके अंदर यहाँ पर डिवाइड किया था। देन डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, ठीक है, ये 1982-83 के अंदर आया था। एंड सब प्रोग्राम्स यहाँ पर IRDP का था ये। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसका ये सब प्रोग्राम था। एंड स्पेसिफिकली इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ रूरल वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए था। चिल्ड्रन के इकोनॉमिक स्टेटस नहीं होता, उनकी हेल्थ एंड वेलबींग के लिए था। एंड रूरल वुमेन की यहाँ पर ये इकोनॉमिक स्टेटस के लिए था। अब इनकम जनरेशन, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि यहाँ पे आप देखोगे आपको डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज की बात हो रही है, तो यहाँ पे वुमेन वर्ड आ रहा है 1982-83, है ना। उस टाइम पे हमारी जो PM थी वो भी एक वुमेन थी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी के ये टाइम पीरियड की बात है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। तो इनकम जनरेशन, ग्रुप एक्टिविटीज ऑफ वुमेन, ट्रेनिंग, क्रेडिट एंड सपोर्ट सर्विसेज के लिए। अब इनिशियली इसने 50 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया, बट इसको नेशन वाइड यहाँ पर फैलाया गया लेटर ऑन जब ये पायलट रन कंप्लीट होता है। देन जवाहर रोजगार योजना 1989 में आया। देन अब ये क्रिएट किया गया था NREP और RLEGP को मिक्स करके, कंबाइन करके। तो अब क्या था, सब्सटैंशियल वेज एम्प्लॉयमेंट रूरल पुअर हाउस होल्ड के थ्रू लेबर इंटेंसिव पब्लिक वर्क के होगा। विलेज लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाना था, वाटर वेल्स, रूरल रोड्स, कम्युनिटी बिल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर बनता है। देन अगेन ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है आपका कि डिस्ट्रिक्ट्स में इनमें से कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स है उत्तर प्रदेश की जो कि बाउंड्री शेयर करती है ओनली वन अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ओनली वन अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, ललितपुर, सहारनपुर एंड देन सोनभद्र। ठीक है, तो सहारनपुर एंड सोनभद्र जो है, आप एक तरह से थोड़ा सा रीजन देखिए, सहारनपुर वाला रीजन जो है वो दूसरे स्टेट्स के साथ एंड इवन इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास है। ठीक है, सोनभद्र वाला रीजन जो है वो भी अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो कि सेंट्रल रीजन के आसपास कहीं पे पड़ता है। देन ललितपुर जो है उसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि अभी हमारा आप कह सकते हो ललितपुर वाला जो रीजन है वो मध्य प्रदेश से काफी ज्यादा सराउंडेड है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही बनता है, सिर्फ ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट। मतलब जो स्टेटमेंट में आपका पहला था दैट इज ललितपुर इज द करेक्ट आंसर। कि सदर्न टिप ऑफ उत्तर प्रदेश में सराउंडेड बाय मध्य प्रदेश ऑन ऑल द 3 साइड्स। ठीक है, तो अब यूपी जो है इट टचेस द बाउंड्री विद ओनली 1 डिस्ट्रिक्ट, कौन सी, दैट इज झांसी। तो आपको ये बुंदेलखंड का पार्ट है। ठीक है, बुंदेलखंड वाले रीजन के आसपास ये फॉर्म करता है या एक्चुअली में वहां पर एग्जिस्ट करता है। सहारनपुर की बात करें, मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश है, कौन सी, मुजफ्फरनगर हो गई, शामली हो गई। ठीक है, एंड बॉर्डर किसके साथ, उत्तराखंड एंड हरियाणा के साथ भी है। बट यूपी की बाउंड्रीज की जब बात की जा रही है तो ये क्वालिफाई यहाँ पर नहीं करता है। देन यहाँ पे सोनभद्र की बात की जा रही है, यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स के साथ अगर आप देखो तो सेवरल यूपी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कौन सी है, मिर्जापुर है, चंदौली है, वाराणसी है एंड ये सारी चीज़ें हैं। एंड उसके बाद 4 स्टेट्स है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। बट इंटरनली अगर आप देखो तो उत्तर प्रदेश में एक से ज़्यादा जो यूपी की डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज हैं उसके साथ ही अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट आंसर। देन विद रेफरेंस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये भी थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, कि टेन्योर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो है वो 5 साल का होगा। ठीक है, एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है आउट ऑफ द सीट्स रिजर्व्ड 1/4 ऑफ द सीट्स शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। अब यहाँ पे ना आपको क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट आपको पक्का पता है, पंचायत की 5 साल का टेन्योर होता है, सभी को पता है। पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट होगी, डायरेक्टली गिवन है ना। बट जब हम पंचायती राज के इंस्टीट्यूशन की सीट रिजर्वेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर जो वुमेन रिजर्वेशन है एंड जो SC/ST रिजर्वेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वुमेन है ना, वो दोनों चीज़ें इंटीग्रेटेड है यहाँ पर। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि अब अगर आपको यहाँ पर SC/ST कैटेगरी से, बट अगर आप मेल है तो आपकी रिजर्वेशन अलग से होगी। बट यहाँ पर आप कह सकते हो कि वुमेन की जब हम पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं तो वुमेन रिजर्वेशन और SC/ST की अगर वुमेन की कैटेगरी है तो वो 2 डबल काइंड ऑफ एक रिजर्वेशन उनको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर हमारे पास 1/3 यानी कि 33% ऑफ द रिजर्वेशन जो है वो वुमेन के पास है। ठीक है, अब दैट
अब वो जनरल कैटेगरी की विमेन भी हो सकती है, SC ST की भी विमेन हो सकती हैं। तो 1/4 वाला कोई प्रावधान ऐसा नहीं है। व्हेन इट कम्स टू अदर सीट्स 1/4 वाला प्रावधान कहीं पे भी नहीं है सिर्फ चीज़ का। वैसे कई स्टेट्स ने 50% तक रिजर्वेशन भी कर दी है, बट 50% ऑफ विमेन रिजर्वेशन जो है अभी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज नहीं की गई है, ठीक है, कि नो ऐसे कोई 1/4 रिजर्वेशन फॉर SC ST विमेन की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विमेन से रिगार्डिंग है रिजर्वेशन की बात, ठीक है, कि 33% ऑफ द सीट फॉर विमेन रिजर्वेशन, उसी के अंदर SC ST जो है वो इंटीग्रेट होंगी विमेन। तो वॉलंटरली 50% रिजर्वेशन हो गई है, बट कॉन्स्टिट्यूशन ने मिनिमम यहाँ पर 33% ही हमें स्पेसिफाई किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा अगेन ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बनता है। तो सिंपल क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, सॉल्वेबल थे, यहाँ पे आप नंबर ले सकते थे। देन UPPCS का फाउंडेशन बैच हमारे पास अवेलेबल है। इफ यू विश टू बिकम अ पार्ट ऑफ द स्लीपी फैमिली, तो यहाँ पे आपकी कंप्लीट GS प्री एंड मेंस की कवर कराई जाएगी, जिसमें NCERT भी कवर कराई जा रही है, प्री एंड मेंस के आपके मॉक टेस्ट भी होंगे, PYQs को आपको सॉल्व PDF भी दी जा रही है, एंड करंट अफेयर्स की कवरेज भी होगी नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की, एंड मेंस के सब्जेक्ट वाइज आपके टेस्ट होंगे, जिसके अंदर आपके जैसे पेपर का पैटर्न है उस तरीके से ही आपसे यहाँ पर टेस्ट में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ओनली एट अ प्राइस ऑफ ₹19,999, ठीक है। तो कोई भी एक्टिव डिस्काउंट कूपन होता है, उसकी इंक्वायरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 1800-890-3043, एंड या आप हमें मेल कर सकते हैं sleepy.class@gmail.com के ऊपर। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, थैंक यू सो मच।